पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने बात की थी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान के बारे में जो इन्होंने मार्च 2025 में चीन की अपनी यात्रा के दौरान दिया था। इसमें इन्होंने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों का बांग्लादेश को समुद्र का एकमात्र संरक्षक कहा और चीन को इस क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने का न्योता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर देखें। आज के वीडियो यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे इस बयान का भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर हुआ। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि परंपरागत रूप से बांग्लादेश के नेता अपनी पहली यात्रा या आउटरीच भारत को करते थे, लेकिन यूनुस ने चीन को चुना। इससे साफ है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति में बदलाव ला रहा है और चीन के करीब जा रहा है। यूनुस के बयान और उनकी चीन यात्रा को भारत ने एक तरह का कूटनीतिक संदेश माना है। इस बयान के बाद जब विवाद बढ़ा तो बांग्लादेश ने सफाई देने की कोशिश की। 2 अप्रैल को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यानी मोहम्मद यूनुस के हाई रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर खलीलुर रहमान ने ये कहा कि ये बयान ईमानदार इरादे से दिया गया था और इसका मकसद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था, न कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देना। उन्होंने ये भी कहा कि यूनुस 2012 में भी ऐसा कुछ कह चुके हैं। भारत में इस सफाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, क्यों बयान का समय और स्थान जो किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस मुलाकात के बाद 8 अप्रैल 2025 को भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश अपने निर्यात कार्गो को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए भेजता था। विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि इस सुविधा से भारत के अपने निर्यात में देरी और लागत बढ़ रही थी। हालांकि भारत ने साफ किया कि ये नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश के ट्रांजिट पर असर नहीं डालेगा। भारत ने बांग्लादेश को ये सुविधा 2020 में कोविड-19 के दौरान दी थी। कोविड-19 के दौरान फ्लाइट और शिपिंग रेस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण बांग्लादेश के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने बांग्लादेश को निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए अपने लैंड कस्टम्स स्टेशंस और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश टू गेन कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग पैंडेमिक। भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के उपयोग से कोविड के दौरान बांग्लादेश को बहुत मदद और आत्मविश्वास मिला था। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार बांग्लादेश का निर्यात कोविड के दौरान बढ़ गया था। उदाहरण के लिए 2019-20 में बांग्लादेश का निर्यात $33.67 बिलियन था। 2020-21 में बांग्लादेश का वैश्विक निर्यात बढ़कर $38.79 बिलियन हो गया। 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़कर $52.08 बिलियन हो गया। ढाका दिल्ली मल्टी मोडल कार्गो मार्ग ने बांग्लादेश को कम लागत और समय पर डिलीवरी के साथ वैश्विक ऑर्डर पूरा करने का लाभ प्रदान किया। बांग्लादेश का खुद का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र प्रमुख एयर एक्सपोर्ट जोन है। चटगांव बंदरगाह समुद्री शिपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ढाका में पनगांव अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल से बहुत लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शिपमेंट निकलता है। मोंगला और आशुगंज पोर्ट ज्यादातर आयात शिपमेंट को संभालते हैं। ढाका में नए हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल अभी चालू नहीं हुआ है। सिल्टेड बे ऑफ बंगाल के कारण बांग्लादेश के पास सीमित विकल्प हैं। वहीं यदि हम बात करें भारत के ट्रांसशिपमेंट रूट की, तो दिल्ली एयरपोर्ट की कार्गो फैसिलिटी वाया कोलकाता रेल और सड़क के माध्यम से
बांग्लादेश से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। According to an article in Indian Express, it is located across 150 acres, comprising state-of-the-art infrastructure, 2 integrated cargo terminals as on-airport logistics center, and the largest airline network connecting 7 international and 79 domestic destinations, served by 65 plus air carriers and 20 plus freighter airlines. India extended this advanced infrastructure to Bangladesh despite domestic opposition. Delhi's Air Cargo Terminal later set up the Transshipment Excellence Center TEC, TEC, providing seamless and efficient transshipment services for the shipments. The facility resulted in significant congestion at the cargo terminals. Still, India provided it without charging any fee and absorbed all environmental costs as a gesture of goodwill. इसीलिए 8 अप्रैल को जब भारत ने 2020 के इस समझौते को रद्द कर दिया तो इसका असर न केवल बांग्लादेश के व्यापार पर पड़ेगा बल्कि द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। यहाँ कई और बातें भी ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि रेड सी में जहाजों पर हमलों ने कई भारतीय और बांग्लादेशी जहाजों को केप ऑफ गुड होप के आसपास से अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया है। इससे सप्लाई चेन में डिसरप्शन, यात्रा का समय और लागत बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर के कारण भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि ये कदम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका है। इस कदम से ये भी साफ है कि भारत ने यूनुस के बयान को गंभीरता से लिया है और इसका जवाब कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर दिया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है और यूनुस के लिए चीन का सहयोग जरूरी हो सकता है, लेकिन भारत जैसे पड़ोसी को नाराज करके बांग्लादेश कितना लाभ उठा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। यूनुस को सीख लेनी चाहिए श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों से, जो भारत के खिलाफ जाकर चीन की गोद में जा बैठे थे और जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये बयान जानबूझकर भारत को उकसाने के लिए था या सिर्फ एक कूटनीतिक भूल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस मुद्दे के और पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।